देखिए, मैं आपसे बात कर रहा था कि ये है आपकी कौन सी आपके 11th क्लास का सिलेबस है जो सीबीएसई ने रिडक्शन के बाद किया है। अब इसमें पार्ट ए है आपका, ठीक है। तो पार्ट ए में आपका जो है स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी है और प्रैक्टिकल पोर्शन भी है। इसमें इंट्रोडक्शन है आपका, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, और इसके बाद स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन है। ये सब कुछ मिला के टोटल आपका 40 मार्क्स का सिलेबस है। मैं आपकी जो स्टार्ट करूंगा वो यहीं से स्टार्ट करूंगा। पार्ट बी, पार्ट बी में है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें इंट्रोडक्शन है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेशन एंड परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस है। ये भी 40 मार्क्स का है। पार्ट सी प्रोजेक्ट है जो मैं नहीं कराऊंगा, स्कूल में कोई फाइल बनवाई जाएगी आपसे, बस वही होगा, 20 मार्क्स का वो आपका होगा। इस तरीके से 100 का टोटल वेटेज आपका इकोनॉमिक्स का आ जाता है। करेक्ट है? तो हम पार्ट ए में लगभग 25% पहले पूरा करेंगे और उसके बाद उसे बाकी को छोड़कर फिर पार्ट बी में आके अपने पहले 2 चैप्टर फिनिश करेंगे, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर है आप सबको? हेलो? यस जी, ठीक है जी। अब पार्ट ए में जो आपका है, जो स्टैटिस्टिक्स है, उसमें क्या क्या आता है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। मैं उन्हीं की पहले स्लाइड पढ़ रहा हूं। इन दिस कोर्स द लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्वायर स्किल इन कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव विद क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन pertaining टू वेरियस सिंपल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स सिस्टमेटिकली। तो हम यहाँ पर जो इसमें सीखने वाले हैं, वो सीखेंगे कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन। ठीक है, हम ये चीजें 3 स्टेप सीखेंगे। ये प्रैक्टिकल भी हैं और ये थियोरेटिकल भी हैं, पेपर में भी आते हैं। कैसे डाटा का कलेक्शन किया जाता है, कैसे आपको पता लगता है कि हमारी कंट्री में पर कैपिटा इनकम क्या है, कैसे आपको पता लगता है कि हमारे यहाँ पर जो इंडिया को क्यों यंगेस्ट कंट्री कहते हैं पूरी दुनिया में, बाकी और कंट्रियों में भी तो है। तो वो डाटा कैसे कलेक्ट होता है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको प्रेजेंट करने के क्या मेथड्स हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है। It also intends to provide some basic statistical tools to analyze, interpret, and economical information and draw appropriate inference. तो इसमें आपको जो tools होते हैं इकोनॉमिक्स के, आपको वो भी सीखने को मिलेगा। This process the learner are also expected to understand the behavior of various economic data. तो आपको यहाँ पर behavior जो होता है, आपको उसे स्टडी करने का मौका मिलेगा, उसको समझने का मौका मिलेगा कि जो इकोनॉमिक बिहेवियर होता है उससे कैसे होता है। कैसे आपको पता लगता है कि पेट्रोल का दाम बढ़ाने से बाकी जो इंडस्ट्री में बाकी जो प्रोडक्ट हैं, बाकी जो कमोडिटी हैं, उनको कैसे इम्पैक्ट आता है, या जीएसटी का रेट चेंज करने से क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या नहीं आएगा, या शेयर मार्केट में अगर शेयर मार्केट का उन्होंने एसटीटी चेंज कर दिया है तो उससे इंडस्ट्री पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये जो बिहेवियर है सोसाइटी का, आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है और ऐसा समझा जाता है कि आप इकोनॉमिक्स के जो लर्नर हैं इन चीजों को सीख पाएंगे। इसके बाद जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आपका इकोनॉमिक्स क्या है, आप इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा अभी मैं स्टार्ट करूंगा, एक स्लाइड है मेरे पास, तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में उसमें बात करेंगे हम लोग। इकोनॉमिक्स का मीनिंग, इकोनॉमिक्स का स्कोप, फंक्शन, इंपॉर्टेंस, ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कलेक्शन कहाँ से करते हैं, तो डेटा का जो कलेक्शन है वो कहाँ से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा का कलेक्शन। हाँ, तो अब ऐसा है, डेटा का जो कलेक्शन है वो हमेशा सोर्सफुल होना चाहिए, ट्रस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर डेटा ही आपका खराब निकला, मान लो आपका डाटा जहां से आप रहे हैं वो खराब है, भाई मेरी बात सुनिए, मैंने एक मार्केटिंग कंपनी से 11th क्लास के स्टूडेंट्स के फोन नंबर खरीदे। अब उन्होंने मुझे 11th की जगह 10th के पकड़ा दिए।
या 11th के वो पकड़ा दिए जो आज से 5 साल पहले 11th में पढ़ते थे। तो बेसिकली मेरा सोर्स क्या हो गया, कलेक्टेड। इनवैलिड हो गया। तो ऐसी हालत में उसके बेस पर जो कुछ भी मैं आगे करूंगा वो सब बेकार होता चला जाएगा। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेरे डेटा का जो सोर्स है वो हमेशा ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, अब क्या उसमें प्राइमरी होता है, क्या उसमें सेकेंडरी होता है, अभी शायद हम आज की क्लास में कर पाएंगे। ठीक है, हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड, कैसे कलेक्शन किया जाता है और उसकी सैंपलिंग कैसे की जाती है, ये सब आपके कोर्स में यहां पर आएगा। तो इसमें अभी मैं अंदर नहीं जा रहा हूं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कैसे ऑर्गेनाइज करना है ये हम आज करेंगे, आज हम इस पर टाइम लगाएंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ये आगे भी आता रहेगा, ज्योमेट्रिकल फॉर्म, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, फ्रीक्वेंसी, इसमें से बहुत कुछ आप जानते भी हो शायद, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ठीक है ना, ये सब आप शायद जानते हो, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स, तो ये सब हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। इसके अलावा टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, क्या क्या हमारे पास टूल्स होते हैं स्टैटिक्स में, कौन कौन से होते हैं, बहुत से आप जानते भी हो, मीन है, अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, ये सब टूल्स हैं अपने आप में। और इसको कैसे हम सोसाइटी को बताते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये सब हमें देखने को मिलने वाला है। हाँ जी, ये प्रैक्टिकली हम अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, ये हमारे पास एक अलग से चैप्टर आएगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें हम सीखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक डिस्पर्सन का आएगा, उसमें आप डिस्पर्सन में आपको सीखने को मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, रिलेटिव डिस्पर्शन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब आपको आपके कोर्स में है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। फिर एक कोरिलेशन भी है आपके कोर्स में, इसमें भी आपके जो अलग अलग से स्कैटर डायग्राम है आपके कोर्स में, और कार्ल पियर्सन मेथड है टू वेरिएबल्स का अनग्रुप्ड डाटा वाला, वो आपको सिलेबस में सीखना है। इसके अलावा इंडेक्स है, शायद ये आपने छोटा सा मैथमेटिक्स में 10th में किया हो, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन और इंडेक्स नंबर, ये आपको करना है। ठीक है, पार्ट बी इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स है, इसमें मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि अभी मैं शुरू नहीं कर रहा हूं, सिर्फ हेडिंग पढ़कर छोड़ दूंगा। इसमें इकोनॉमिक्स का मीनिंग, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी और हाउ वो और स्कैरिसिटी, ये सब पढ़ेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड के जो रूल्स होते हैं, डिमांड के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, हम उनको करेंगे। प्रोडक्ट का बिहेवियर और सप्लाई के रूल्स, और सप्लाई और डिमांड में जो इक्विलिब्रियम होता है हम उसको करेंगे। कॉस्ट पढ़ेंगे, कॉस्ट के रूल्स और रेवेन्यू के रूल्स पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर ये सब आपके कोर्स में है। फिर इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है, हमारी इकोनॉमी होती है, हर इकोनॉमी एक मार्केट होती है, तो कौन सी कितने तरीके की हमारी इकोनॉमिक मार्केट है, टाइप्स ऑफ मार्केट्स, और फिर एक मार्केट में कैसे प्राइस डिटरमिनेशन होता है। हर इकोनॉमी जो अलग अलग टाइप की होती है, हर इकोनॉमी में प्राइस डिटरमिनेशन कैसे होता है। प्राइस डिटरमिनेशन का मतलब पेट्रोल का कौन डिसाइड करेगा, आटे का कौन डिसाइड करता है, मतलब ये मैंने कमोडिटी के नाम ले रहा हूँ, गोल्ड के प्राइस कौन डिसाइड करेगा। तो प्राइस डिटरमिनेशन डिपेंड करता है कि आप कौन सी इकोनॉमी में रह रहे हैं, आप चाइना वाली इकोनॉमी में हैं, पाकिस्तान वाली इकोनॉमी में है, अमेरिका वाली इकोनॉमी में है। तो टाइप ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट हैं, सोशलिस्टिक हैं, परफेक्ट कंपटीशन है, तो जिस तरह की इकोनॉमी होती है वहां पर उस तरीके के क्या होते हैं, प्राइस डिटरमिनेशन होता है। पार्ट सी आपका इकोनॉमिक्स और प्रोजेक्ट है जो आप अपने फाइल आप बनाएंगे। तो टोटल मिलाकर आपको जो रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आपके क्वेश्चन जो आते हैं, जो याद रखने वाले टाइप के होते हैं, वो 44 मार्क्स के आते हैं। नॉलेज को अप्लाई करने वाले जो आते हैं वो 18 मार्क्स के आते हैं, और साथ में अपना दिमाग लगाकर क्वेश्चन करने वाले 18 मार्क्स के आते हैं। टोटल मिलाकर इस तरह से 80 मार्क्स का आपका सिलेबस है, जिसमें से ये 18 उसी के आएंगे जो अपनी नॉलेज को इस्तेमाल कर सकता है इसका, और ये बाकी सभी इसके लिए सिंपल रहता है। ठीक है, तो 80 में से कहने का मतलब 62 आप लोग आराम से कोई भी ला सकता है। बाकी आपके अंदर अगर एप्लीकेशन वाला माइंड है तो ये 80 नंबर आपके लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। इस तरीके से आपका सिलेबस है। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ जी, ये था आपका सिलेबस। ये मैं सिलेबस आज आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, या अपनी एप्लीकेशन पर मैं इकोनॉमिक्स का एक वो बना देता हूँ, कोर्स बना देता हूँ एग्जाम ऑनलाइन पर। मैं उसके अंदर जो जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो चीजें वहां जोड़ता चला जाऊंगा, तो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब
इसके बाद आता है कि आप जो हैं अपना इकोनॉमिक्स की बात आते हैं। इकोनॉमिक्स का मैंने सिलेबस आपको करा दिया है ना। तो अब इसके बाद अब मुझे क्या कराना चाहिए आपको, आइए देखते हैं। देखिए, अभी पार्ट बी में से थोड़ा सा आपको बता रहा हूं मैं। दिख नहीं रहा शायद आपको ना। Yes, नहीं दिखा रही। अभी आया क्या? नो सर। सर, क्या हो गया ये? आज जूम में अभी भी इसका मतलब दिक्कत है। हेलो, यस सर। yes sir, शेयरिंग ज़्यादा चला ही गया। आई नहीं रहा। अभी भी नहीं आ रहा। नो सर। हम्म, ये भी नहीं आ रहा है। चक्कर क्या हो गया है? अच्छा, चलो फिर एक काम करता हूं मैं। ये स्क्रीन को कैसे शेयर करते हैं इसमें? नहीं आ रहा इसमें। थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है। चलिए, जो मैं डॉक्यूमेंट दिखाना चाह रहा हूँ वो पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। चलो फिर लिख कर पढ़ते हैं, और क्या, फिर कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। आइए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहां पर जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूं आपके इकोनॉमिक्स की, और पार्ट ए की बात करता हूं मैं आपसे, तो पार्ट ए में जो सबसे पहले आपसे बात की जाती है
वो बात की जाती है, क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या? तो इसकी डेफिनेशंस की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत तरीके की डेफिनेशंस है, ठीक है, बहुत तरीके की है जो हम अभी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, इको का क्या मतलब होता है ये बताओ आप। हाँ जी, इकोनॉमिक्स मीन्स जो, इको का मतलब यहां पर मनी से है। किससे है? मनी से। बेसिकली इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ मनी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कोई ऐसा साइंस है जिसपे हम मनी के बारे में हम एनालिसिस करते हैं, देयर आर सम सर्टेन रूल्स अबाउट मनी, तो फिर ऐसी हालत में क्या ये सोसाइटी के लिए कोई सॉल्यूशन लेकर आता है? यस, बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस। तो इसीलिए चूंकि ये पार्ट ऑफ सोशल साइंस है तो हम इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंस। अब क्वीन ऑफ सोशल साइंस का क्या मतलब है? देखिए, अगर मैं बात करूं, हम सब अपने अपने लाइफ को चेक करें। हमारी सारी लाइफ, हमारा सारी कंट्री, हमारा सारा वर्ल्ड, सब में किसी ना किसी के पास हर चीज की कोई ना कोई कमी है। क्यों कमी है? हर चीज आपके पास एक्सेस में क्यों नहीं है? बताइए। क्योंकि हर चीज हमारे पास जो है और उसके जो लेने वाले हैं वो ज्यादा हैं। यानी डिमांड जो है वो क्या है? ज्यादा। सप्लाई क्या है? कम। तो इसीलिए चॉइस हो जाती है, चॉइस की बात आ जाती है, स्केर्सिटी की बात आ जाती है। और जब स्कैरिसिटी की बात आ जाती है तो फिर आपको कुछ चुनना पड़ता है, क्योंकि यहां पर एक सीधी सी बात है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। तो जहां सोशल साइंस आ जाता है वहां पे हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, आदमियों के बारे में बात कर रहे हैं, इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और इंसान किस में रहते हैं? कंट्री में रहते हैं। और हर कंट्री अपने आप में क्या है? एक एक इकोनॉमी है। क्या है? हर हर कंपनी एक अपने आप में एक इकोनॉमी है। इकोनॉमी। जी। तो हर इकोनॉमी में क्या होती हैं? वांट्स होती हैं। एवरी इकोनॉमी हैज वांट्स। व्हाट डू यू मीन बाय वांट्स? नेसेसिटीज, उसकी इच्छा। हर इकोनॉमी की अपनी वांट्स हैं। अब पिछले 5 महीने से इंडिया में कुछ नहीं चला या पूरी दुनिया में कुछ नहीं चला, तो सब लोगों की अपनी वांट्स थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो एक दूसरे के पास पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो हर इकोनॉमी में क्या अपने आप में वांट्स हैं। अच्छा, वांट्स जो होती हैं क्या होती हैं? आप मुझे ये बात बताओ, लिमिटेड हैं या अनलिमिटेड हैं? ये बताओ। लिमिटेड। नहीं, वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड। भाई मेरे मेरे आप अपने बारे में बात करो ना। आपकी जो इच्छाएं हैं कभी आज तक घर में कभी खत्म हुई हैं? नो सर। नो सर। क्या जिस घर में आप रहते हो क्या आपको इससे खूबसूरत घर नहीं चाहिए? बोलो यस या नो। यस, सभी स्टूडेंट बताएं। यस सर। आपके पास जो मोबाइल है क्या इससे बढ़िया मोबाइल नहीं चाहिए आपको? यस। नहीं है सर। बताइए, आप जो खाना खा रहे हैं क्या आपको इससे हाई क्वालिटी का खाना या हाई स्टैंडर्ड का खाना या ज्यादा टेस्टी खाना नहीं चाहिए आपको? चाहिए सर। बोलिए। चाहिए। यस तो सर। यानी कि वांट्स आर अनलिमिटेड। अच्छा, एक बात और बताता हूं, आप ध्यान से देखना। क्या आपको जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इससे भी बढ़िया गवर्नमेंट चाहिए नहीं चाहिए? हालांकि 90% लोग, 80% लोग, 70% लोग मोदी गवर्नमेंट से खुश हैं, लेकिन फिर भी आपको मोदी से भी बढ़िया गवर्नमेंट चाहिए या नहीं चाहिए? यस सर। और अगर मोदी से बढ़िया गवर्नमेंट नहीं मिली तब आप मोदी से काम चलाना पसंद करेंगे? यस। यस। आज समझ रहे हैं ना? आप जो कपड़ा पहनते हैं क्या आप उस कपड़े से खुश हैं? यस, मैं खुश हूं। क्या आपको इससे बढ़िया कपड़ा चाहिए? तो आप हमेशा यस कहेंगे। इसका मतलब है कि आप जो हैं खुश नहीं थे, तभी तो यस बोले। तो वांट्स आर
अनलिमिटेड। जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं क्या इससे बढ़िया स्कूल चाहिए आपको? Yes. वांट्स आर अनलिमिटेड। आपके पापा की बात करते हैं, आपके पापा जिस तरीके से आपको रख पा रहे हैं, क्या वो इससे अच्छे तरीके से आपको रखना चाहते हैं? Yes. Yes. वांट्स आर अनलिमिटेड। आपके पापा जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो इससे बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं? Yes. वांट्स आर अनलिमिटेड। आप जो पानी पी रहे हैं, क्या आप इससे ज्यादा फिल्टर, क्लिस्टर, बैक्टीरिया फ्री पानी पीना चाहते हैं? Yes, sir. वांट्स आर अनलिमिटेड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इच्छाएं जो हैं अनलिमिटेड हैं। अब सोचिए, आप जो हैं, आपको मैं प्राइम मिनिस्टर बना देता हूं इस देश का। आप सोचो, आप हो कौन? मोदी हो। आप कौन हो? राजा विक्रमादित्य हो। आप कौन हो? महाराजा राम हो। ठीक है। अब ऐसी हालत में अगर आप इस देश के राजा बना देता हूं मैं आपको, आप मोदी हैं, आप महाराजा जो हैं राम बन जाते हैं मान लीजिए, तो आपकी क्या ड्यूटी है? आपका राजधर्म क्या है? व्हाट इज योर राजधर्म? व्हाट इज योर ड्यूटी, सोशल ड्यूटी? सर पब्लिक को खुश रखना। आप पब्लिक के लिए काम करेंगे, पब्लिक की नीड्स पूरी करना, इट इज योर ड्यूटी। Yes. अब इफ जो पब्लिक की जो नीड्स हैं, व्हाट एवर द नीड्स पब्लिक हैव टू सेटिस्फाई ऑल दोज नीड्स, इट इज योर ड्यूटी। अब क्या आप उसको पूरी कर पाएंगे? आपको क्या चैलेंज है? आपको तो चैलेंज क्या है? मैं आपको चैलेंज दिखाता हूं, मैं अभी आपको चैलेंज दिखाता हूं। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, हर साल, एवरी ईयर। बॉम्बे में भी हर साल बाढ़ आती है, एवरी ईयर, बरसात में। आपके सामने ये चैलेंज है कि कैसे उन लोगों को वहां पर मैं एक अच्छी लाइफ दे सकूं। समझ रहे हैं आप? Yes, sir. अच्छा, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, आप कैसे रोटी देंगे उन्हें? वांट्स आर अनलिमिटेड। लोग तो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, वांट्स आर अनलिमिटेड। एक राजा के नाते तुम उनको कैसे सेटिस्फाई करोगे? कैसे उनको अच्छे से अच्छे स्कूल दे पाओगे? लोग सस्ता खाना खाना चाहते हैं, कम पैसों में खाना चाहते हैं, आप कैसे उनको कम पैसे में खाना दे पाओगे? प्रॉब्लम समझ में आ रही है? प्रॉब्लम समझ में आ रही है? Yes, sir. कुछ बोला, क्या कह रहे हो बेटा? सर डेवलपमेंट करके। डेवलपमेंट करके। भाई खाना तो आज चाहिए उसे, तुम डेवलपमेंट में न जाने कितना समय लगा दोगे। ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम हो गई। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम आर वॉट एवर द रिसोर्सेज यू हैव, दीज आर लिमिटेड। व्हाट आर द रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या होते हैं बताइए? बताइए रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज जो होते हैं, जैसे कि रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास चीजें होती हैं, वो सभी रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं। जैसे कि मेरे पास नेचर ने जो मुझको दिया है वो रिसोर्स लिमिटेड है। मेरे पास लैंड जो है लिमिटेड है। मेरे पास जो नेचर ने मुझको दिया है वो सब भी लिमिटेड है। उनके थ्रू जो मैं प्रोडक्शन करता हूं वो भी लिमिटेड है। दूध जो है लिमिटेड है, वरना मैं पानी की जगह दूध पिलाता अपने राज्य को, अपने देश को। स्कूल भी लिमिटेड है, वरना मैं सबको डीपीएस जैसे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करता। Yes, sir. एरोप्लेन भी लिमिटेड है, वरना मैं सबके लिए ही कहता कि एक एक एरोप्लेन अपनी छत के ऊपर रख लो, छोटा छोटा चार्टर्ड प्लेन दे देता सबको। समझ में आ रही है? तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड और वांट्स आर अनलिमिटेड। ये देखो अब जरा, अब इन दोनों की शादी कैसे होगी? हो ही नहीं सकती, क्योंकि रियल प्रॉब्लम दिस इज वांट्स आर
एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब आपने इन दोनों के बीच में क्या बनाना है? बैलेंस। क्या बनाना है? बैलेंस। बैलेंस। दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। यही इकोनॉमिक्स है, इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब सुनिए मेरी बात। लोगों की इच्छाएं बहुत हैं। लोग मोबाइल चाहते हैं और कुछ लोगों को खाने के लिए रोटी भी नहीं है। तो एक राजा के नाते, आप एक किंग हो, एक राजा हो, अपने देश के राजा हो, तो आपको क्या प्रोडक्शन करना है? आप ये बताओ। आप मोबाइल प्रोडक्शन करोगे या गेहूं प्रोडक्शन करोगे, या दोनों करोगे? दोनों। दोनों करेंगे। सवाल उठता है, अगर ये आप दोनों करेंगे तो कितना करेंगे? जितनी नीड है। कितनी नीड है? अब नीड कितनी है इसको भी जानना अपने आप में जरूरी है। बात समझ में आ रही है? यस। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि वी हैव टू मेक ए चॉइस। हमें चॉइस करना पड़ रहा है, क्या प्रोडक्शन करें और क्या ना करें। तो वी हैव टू मेक ए चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। अब ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने ये लिखी है, इसको जरा ध्यान से समझो। सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए व्हाट आर द अवेलेबल रिसोर्सेस। दूसरा, व्हाट आर द अल्टरनेटिव यूजेस। आइए पहले तो हम बात करते हैं अवेलेबल रिसोर्सेस की। ठीक है। अरे भाई पिंकी, ये बेटा ये क्या लिख दिया तुमने मेरी स्क्रीन पर? ये सब काम मत करो भाई, सर वो गलती से मिटा दो इसे। यस सर। कैसे होता है ये? होता कैसे है ये? मुझे भी तो सिखा दो। सर यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, तो अगर मैं इसे बच्चों को से डिसेबल करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूं? नहीं मला, चलो मैं बाद में बता देना मेरे को। सर ऐसे नहीं कर सकते डिसेबल। तो इसमें पहले से ही दे रखा होता है अगर आपने स्क्रीन शो कर रखी है तो। चलिए भाई। स्क्रीन नहीं आ रही। अब हटा दी मैंने। ये वाली आ ही नहीं रही जो स्क्रीन। मैं एक स्लाइड बनाकर लाया था आप लोगों के लिए, इसलिए बार बार लिखना पड़ रहा है मुझे। चलो, तो व्हाट आर द अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं? किसी भी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? अभी अभी बताया था, वो हैं लिमिटेड। पहली प्रॉब्लम, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें एक से ज्यादा जगह पर यूज कर सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव यूज। ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम है। इसी में सारी जिंदगी लग जाती है, सारी लाइफ लग जाती है हर आदमी की, और हर कंट्री के राजा के, हर कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर के, हर कंट्री के इकोनॉमिक जो पर्सन्स होते हैं उनकी। वाटर रिसोर्सेज आर, मेरे साथ बोलेंगे सभी लोग, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। करेक्ट है ना? क्या रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज होते हैं? यस, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज भी होते हैं। जैसे कि मैं आपको बात बताता हूं, सब देखिए, जरा सब लोग देखिए। जैसे कि मैं ये बताऊं
कि अल्टरनेटिव यूज कैसे होते हैं। देखिए पेट्रोल है, क्या पेट्रोल सिर्फ गाड़ियों में ही डलता है? क्या उसका उसके अलावा कोई और यूज नहीं है? दवाइयों में भी यूज होता है पेट्रोल, और इसके अलावा प्लास्टिक बनाने में भी होता है, जनरेटर में भी यूज कर रहे हैं आप लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव यूजेस, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब जब किसी एक चीज के एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, तो जब एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो स्केयरसिटी में आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, स्केयरसिटी में आ जाएगा। पानी, क्या पानी पीने के लिए ही यूज होता है? आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनते रहो, सुनते रहोगे तो बोर हो जाओगे। क्या पानी सिर्फ पीने के लिए ही यूज होता है? नो सर। नो सर। ध्यान से सुनो, अगर पानी इस दुनिया में सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल हो तो क्या हो जाएगा इससे? इससे ये होगा कि हमारे लिए पानी जो है फिर स्केयर नहीं रहेगा, वो सफिशिएंट होगा हमारे लिए आराम से उपलब्ध होगा। अभी पानी स्केयरसिटी में क्यों है? इससे बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि पानी पीने के अलावा आप लोग मोटरसाइकिल, गाड़ी वगैरह में भी यूज करते हो सफाई के लिए। इसके अलावा मकान जब आप बनाते हो तब भी पानी यूज करते हो। सर फल सब्जी को आने में। इसके अलावा कपड़े धोने में भी पानी यूज करते हो। देखो ना पानी कहाँ कहाँ पर आप यूज कर रहे हो। सर पेड़ों में डालते हैं। इसके अलावा पौधों को आप वाटरिंग करते हो तब भी पानी यूज कर रहे हो। यस सर। तो क्या बोले, पानी का जो यूज है वो क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज है। यस सर। ऑल्टरनेटिव यूज होने से क्या होता है, इसकी मात्रा कम ज्यादा होती है। एक माँ के 4 बच्चे, एक मम्मी के कितने बच्चे? 4। एक रोटी है उनके पास, और वो एक रोटी सिर्फ पहले बच्चे को ही खिलानी है, तो खा लेगा वो। लेकिन अगर वो रोटी दूसरा भी खा सकता है, तीसरा भी खा सकता है, चौथा भी खा सकता है, तो क्या हो गया, अल्टरनेटिव यूज हो गया। जब अल्टरनेटिव यूज हो गया तो फिर चारों को प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। यस सर। एक कह रहा है मुझे रोटी खानी है, दूसरा कह रहा है कि मुझे रोटी का चूरमा बना दो, तीसरा कह रहा है मुझे इस रोटी को मैं तो गोल घुमा के चाय में भिगो भिगो के खाऊंगा मैं तो ऑल्टरनेटिव यूज हो गए, प्रॉब्लम हो गई। तुम्हारी मम्मी को प्रॉब्लम क्या आती है, आज शाम को क्या बनाना है, क्योंकि सब्जी तो वही है लेकिन अल्टरनेटिव यूज है उसके। तो अल्टरनेटिव है क्या बनाना है, क्या लेकर आऊं मैं आज। अगर मान लो सारी दुनिया में सिर्फ एक हो सब्जी और वो एक के अलावा कोई ना हो, आलू के अलावा इस दुनिया में कुछ ना हो मान लो, तो तुम्हारी मम्मी को भी दिक्कत नहीं आएगी, खाने वाले को भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सबको मालूम है आलू है, आलू के अलावा कुछ नहीं है, वही बनाना वही खाना है, वही बनाना वही खाना है। प्रॉब्लम क्या आती है, आलू के भी कई तरीके के फ्लेवर बना देते हो तुम लोग, चिप्स बना दिए, पकोड़े बना दिए। मेरी बात समझ आ रही है? मैं बहुत छोटे छोटे स्लाइड एग्जांपल ले रहा हूं इकोनॉमिक्स में आपको समझाने के लिए। तो दीज आर ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो लाइन जो बच्चे लोग रट्टा मारते हैं, ये रट्टा मारने की चीज नहीं है, समझने की चीज है कि वी हैव टू मेक ए चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अंदर रिसोर्सेज जो हैं वो जो हैं, जो रिसोर्सेज हमारे वो क्या है, अवेलेबल रिसोर्सेज लिमिटेड। क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड और वांट्स आर अनलिमिटेड। तो रिसोर्सेज लिमिटेड भी हैं, इसके साथ दो प्रॉब्लम है ना, एक तो क्या है ये लिमिटेड है, दूसरा क्या है अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूज है। दिस मेक्स चॉइस। ये क्या बनाता है हमारे को, चुनने की समस्या, चुनाव की समस्या। ये प्रॉब्लम हमारे को चॉइस की प्रॉब्लम बनाती है कि क्या करना है, कितना बनाना है। ये हमारे सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो बहुत सारे लोग आए थे, ठीक है। तो इनमें एक था रॉबिन्स, एक प्रोफेसर थे। ये ना पैदा हुए थे तो ये डेफिनेशन हमें पढ़नी ना पड़ती। तो अब ये क्या लिख कर गए हमारे को, रॉबिन्स लिख कर गए, इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स, आप साथ साथ लिख सकते हैं इस बात को, इकोनॉमिक्स इज द साइंस
which studies जितना मैं लिखता हूं ना जिस लाइन में, वो आप भी उतना ही लिखना। मैंने स्टडीज के बाद जानबूझ के नहीं लिखा, मैं चाहता तो शब्दों को छोटा करके वहां फंसा सकता था, तो आपको भी उसी तरीके से लिखना है रजिस्टर में। और अगली लाइन आपके रजिस्टर में जगह है तो भी नीचे लिखना। ओके सर। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज relationship between ants and scaremans, which have अल्टरनेटिव यूजेस। अब यहां पर जो प्रोफेसर रॉबिन्स थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक साइंस है जो स्टडी करती है, क्या स्टडी करती है, ह्यूमन बिहेवियर को। और ह्यूमन बिहेवियर को कौन से एक रिलेशन में, जो 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 लास्ट में जो एंड्स का मतलब यहां पर क्या है, कंज्यूमर, जो उसे कंज्यूम करता है। और स्कैरसिटी को इसने बाद में बताया कि स्कैरसिटी का क्या मतलब है। आप चाहें तो अपनी डेफिनेशन को यहां तक भी याद कर लेंगे तो भी चलेगा, यहां पर अगर फुल स्टॉप मान लें हम, ठीक है। तो बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स, जो लास्ट में होना चाहिए और जो स्कैरसिटी है उसके बीच में एक रिलेशनशिप है, कि क्या रिलेशनशिप है, मींस विच हैव, तो कहता है स्कैरसिटी का मतलब है कि उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से कई तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स आई। क्या आई? कैरेक्टरिस्टिक्स आई। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आई कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, अनलिमिटेड। और जो मेरे पास हैं स्केयर्स हैं, जो मीन्स हैं, मीन्स का मतलब यहां पर क्या है, जो रिसोर्सेज है, मीन्स का मतलब यहां पर रिसोर्सेज से है, जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। और फिर ऐसी हालत में अल्टरनेटिव यूज का क्या मतलब होता है, चॉइस। मुझे चॉइस करनी पड़ती है कि मैं उसमें कहां यूज करूं, कहां यूज ना करूं, ठीक है। तो ऐसी हालत में ये रॉबिन्सन ने हमको बताया। तो बेसिकली रॉबिन्सन के अनुसार जो इकोनॉमिक्स है इज ए साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। वो क्या है, डिसीजन करने का विज्ञान है। एक राजा हो तुम, तुम्हें डिसीजन करना है कि तुम्हें जो है किसानों के लिए योजनाएं लानी है अपनी पॉलिसी में, या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए लानी है योजनाएं, या कितनी परसेंटेज किसानों के लिए, कितनी परसेंटेज इंडस्ट्रीज के लिए, कितना लोन किसानों का माफ करना है, कितना आपने इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अच्छी अच्छी योजनाओं को रखना है, ये आपको देखना है। उससे वो लोग प्रोडक्शन करेंगे, किसान लोग, एग्रीकल्चर लोग वाले जो कम्युनिटी है वो प्रोडक्शन करेगी। क्या वो प्रोडक्शन सोसाइटी के लिए सफिशिएंट रहेगा, क्या इंडस्ट्रीज वालों को भी सप्लाई करना है उसी प्रोडक्शन में से, और क्या वो प्रोडक्शन होने के बाद देश में महंगाई तो नहीं बढ़ा देगा, या देश में कहीं वो प्रोडक्शन मुझे रास्ते में फेंकना तो नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा किसान टमाटर फेंक रहे हैं, किसान आलू नष्ट कर रहे हैं, किसान प्याज खराब कर रहे हैं, सड़कों पे यूं ही टनों प्याज फेंक दिया। आपने ऐसे सीन देखे होंगे ना, टीवी पर देखे हैं। पहले तो किसान ने साल भर उसे अपने खेत में उगाया और उसके बाद सड़क पर फेंक दिया सड़ने के लिए। देखे ऐसे सीन? बताते नहीं हो आप। यस सर। बोल रहा, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डिसीजन मेकिंग खराब थी। किसकी डिसीजन मेकिंग खराब थी? गवर्नमेंट की किसान की। और किसान की, गवर्नमेंट की भी, किसान की भी, और जो उस जगह पर रहता है उसकी भी खराब थी उसकी डिसीजन मेकिंग। उसे देखना चाहिए था कि मेरे राज्य में कितने लोग जो हैं इस समय प्याज उगा रहे हैं,
कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए था। ऐसी हालत में वो जितना भी अनियन वहां पर जो उसने लगाया था, कल्टीवेट करा था, उसको मालूम होना चाहिए कि 2 महीने के बाद इतना कल्टीवेशन यहां से आ जाएगा और पूरे देश में इतना आ जाएगा, तो मैं बेच नहीं पाऊंगा क्योंकि लोगों को इतनी जरूरत ही नहीं है। Yes, sir. तो वहां डिसीजन मेकिंग खराब हो गई, जिसके कारण ऐसा हुआ। समझ में आ रहा है आपको? तो इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर आप इकोनॉमिक्स को समझते हैं तो आप फ्यूचर में एक अच्छे राजा बन सकते हैं। जरूर नहीं है कि आप देश के राजा बने, आप अपने घर के भी राजा बन सकते हैं। जैसे कि आपके पापा मान लीजिए मंथली जो पैसा कमा रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल बना लेता हूं, ठीक है? छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए, वैसे तो ये कुछ भी नहीं है लेकिन जानबूझ के मैंने इतना ही बनाया है। मान लीजिए 30,000 रुपीज कमा रहे हैं, ठीक है? पर मंथ इतना पैसा कमा रहे हैं। तो आपके पापा के लिए क्या है बेटा? वैसे तो मैं चाहता हूं कि आप सबके पापा 3 लाख रुपए पर मंथ से भी ज्यादा कमाएं, ये मेरी तरफ से विश है आपको, पर ये एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है? ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। दोबारा से ध्यान देते हैं। अब एक आदमी जो घर में 30,000 रुपए पर मंथ ला रहा है, उसके पास क्या है बताओ? ये क्या है उसकी? व्हाट इज दिस? नो बेटा, दिस इज रिसोर्सेस। ये उसके रिसोर्स हैं। और बताओ लिमिटेड है अनलिमिटेड है? Limited. Limited. ये लिमिटेड रिसोर्सेस है। और जो उसकी वांट्स हैं उसकी फैमिली की, वो क्या है? अनलिमिटेड। वो अनलिमिटेड है। और इन दोनों के बीच में जो मुझे इक्विलिब्रियम लाना है, बैलेंस लाना है, वही तो चॉइस है। अब ये 30,000 की चॉइस है कि मैं कहां पर खर्च करूं। क्या मैं पिकनिक पर जाऊं? किचन में कितना पैसा लगाना है? एजुकेशन में कितना पैसा लगाना है? बच्चे ने मोबाइल खरीदने की जिद लगा रखी है, उस पर कितना पैसा दे सकता हूं या कितना हिस्सा दे सकता हूं, या कितनी किश्तों में मोबाइल खरीदना है तो कैसे खरीदूंगा? क्या घर में इंटरनेट लगवाना है? लैपटॉप खरीदूं या किराए पर लेकर आऊं? मोबाइल पुराना खरीदूं या नया खरीदूं? घर में व्हाइट वॉश करवानी है या नहीं करवानी है? रिश्तेदार आएंगे, उनके लिए क्या करना है? घर में फंक्शन करना है, करूं ना करूं? बैंक्वेट हॉल में करूं या हलवाई बुला के अपने आप करूं? ये सब क्या है? ये मेरे वांट्स है और मैं वांट्स को क्या कर रहा हूं? अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज मैं अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्या कर रहा हूं? उसे एडजस्ट करने की कर रहा हूं। दिस एडजस्टमेंट इज साइंस, दिस एडजस्टमेंट इज डिसीजन मेकिंग। यही सारा दिन बैठकर मोदी भी कर रहे हैं अपने देश में कि भाई वांट्स तो हमारी कंट्री की ज्यादा है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हमारे यहां पर कितने लोग इन टैक्स पे करते हैं? लिमिटेड। कमाते हुए भी टैक्स नहीं भरते हैं। तो ऐसी हालत में एक, अगर मोदी की बात करें या इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, तो उसके बाद रिसोर्सेज क्या हो गए? लेकिन लोगों को सुविधाएं सब चाहिए। यस सर। सब लोगों को सड़कें चाहिए, सब लोगों को जो है फ्री में राशन चाहिए, सब लोगों को फ्री में एजुकेशन चाहिए, सब लोगों को फ्री में मेडिसिन चाहिए, सब लोगों को पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा चाहिए देश की। यस सर। दिस विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। ये क्या क्रिएट करती है? प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। इकोनॉमिक्स इस समस्या को सुलझाएगी। यही साइंस है इकोनॉमिक्स का। मेरी बात समझे? कि हाउ वी कैन पुट लिमिटेड रिसोर्सेज and satisfy our unlimited wants. How we can put to use limited resources to satisfy unlimited wants of the men या सोसाइटी? बोलो ज्यादा अच्छा वर्ड कौन सा है? सोसाइटी। इकोनॉमिक सोसाइटी की बात करती है। दिस इज कॉल्ड, क्योंकि वो जो है सोशल वेलफेयर साइंस है।
तो ये जो मैंने जो डेफिनेशन लिखी है, ये क्या है? इसमें आपने बताया कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और लोगों की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पेपर में क्वेश्चन भी आएगा। तो व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी? व्हाट इज द पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी? व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी? व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन ए कंट्री? तो दिस इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच एवरी कंट्री फेसेस। यही वो राष्ट्रीय समस्या है जो हर देश को सामना करना पड़ता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएस हो, कि हाउ वी कैन पुट टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज। हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई हो जाए, हमारी मतलब देश की, सोसाइटी की। दिस इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, क्या बनाना है, ठीक है ना? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है। तो आप कहेंगे जैसे अभी मैंने कुछ एक एग्जांपल आपको बताए, तो क्या बनाना है? आलू बनाना है। कितना बनाना है? कैसे बनाना है? हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है बताइए। फॉर होम टू प्रोड्यूस। आलू जो बनाना है वो, अब आलू तो जाहिर सी बात है वो खेत में ही पैदा होता है, यस सर। ठीक है। अब मैं आपको ऐसे बात करता हूं, मान लीजिए मकान बनाने हैं, यस सर। तो व्हाट टू प्रोड्यूस। मोदी ने कहा मैं 2022 तक सबको मकान दे दूंगा, तो मोदी ने कुछ बोला कि मैं मकान बनाऊंगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं सब लोगों के लिए मकान बनाऊंगा। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे मकान बनाएगा भाई? लेवल से। मकान बनाने के कई मेथड्स होते हैं। नंबर 1, लकड़ी की ठोक ठाक के लकड़ी के फट्टों का मकान बना दूंगा। नंबर 2, सीमेंट का मकान बना बनाया एक 4 दीवारी वाला बना कर दे दूंगा। नंबर 3, जैसे ईंटों से बनता है वैसे बना कर दे दूंगा। नंबर 4, सुरंगों में नीचे सुरंग बना दूंगा जमीन के अंदर, और उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट बना दूंगा। तो हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, मैंने टेक्नोलॉजी, हाउ का मतलब यहां पे टेक्नोलॉजी है। हाउ का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी कई तरीके की होती है। मैनुअल टेक्नोलॉजी होती है, मशीन टेक्नोलॉजी होती है। तो हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि यहां पर राजा ये सोच रहा है कौन सी टेक्निक लगाऊं, कौन सी टेक्निक लगाऊं। और व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? किसके लिए बनाऊं, क्या बनाना है, कितना बनाना है, यस सर। कि किसके लिए कितना बनाना है। समझ में आया नहीं आया? यस सर। कब बनाना है? फॉर होम यूज। कब बनाना है, किन के लिए बनाना है। जितनी भी WH फैमिली सब लगाते चले जाओ, डोंट वरी, ये अनलिमिटेड है। पेपर में जो छपा है, किताब में छपा है, उतना नहीं, उससे भी ज्यादा हो सकता है। ओके सर। तो दीज आर मेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी। क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एवरी। हाँ, ये सेंट्रल प्रॉब्लम है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल प्रॉब्लम? पूरे वर्ल्ड के लिए। हाँ, सबकी केंद्रीय समस्या है ये प्रॉब्लम, तो हर एक कंट्री की है। जंगल में भी चले जाओगे वहां भी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ रही कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्या होता है, अब आपको ये बात समझ में आ रही है। अब हम इकोनॉमिक्स से आपके पार्ट ए में आते हैं, और पार्ट ए में जो आपका मेन है मैं उसके बारे में बात करता हूं, और उसे वो क्या है जी, स्टैटिस्टिक्स। क्या है ये स्टैटिस्टिक्स, क्या मतलब होता है इसका? हाँ जी, क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूं। आप स्टैटिस्टिक्स का मतलब, आप
अगर समझना चाहें तो आप इतना समझ सकते हैं कि ये नंबर्स हैं, ये डेटाज हैं, ठीक है। किसका? सोसाइटी का। किसका? सोसाइटी का। सोसाइटी का डेटा है ये, सोसाइटी की प्रॉब्लम है और उसको हमें प्रेजेंट करना है, ठीक है। और जब तक हमारे पास ये नहीं होगा, इकोनॉमिक्स अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। जब तक हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाएगा। अब देखो, सेंट्रल प्रॉब्लम बोल रहा हूं तो आपको माइंड में आ रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम? सर पूरे वर्ल्ड के लिए होती है, वर्ल्ड के लिए क्या होती हैं? What to produce, how to produce, when to produce, when to produce, बिल्कुल, to produce, how to produce। ठीक। तो जो ये हमारा जो स्टैटिक्स है, ये है बेसिकली हमारी सोसाइटी में लोगों को जानना, उनका कलेक्शन करना, उनका, ठीक है, उनकी नीड के हिसाब से डेटा को कलेक्ट करना, उसको प्रेजेंट करना, उसको शो करना, ये हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है। अब इसके कई जो हैं हमारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। स्टैटिक्स को हम कई तरीके से समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं उन्हें एज ए प्लूरल नाउन, हम उन्हें एज ए प्लूरल नाउन भी समझ सकते हैं और एज ए सिंगुलर नाउन भी समझ सकते हैं। देखिए, आप ये बात ध्यान में रखिएगा, मैं कभी भी अकेले आदमी की बात नहीं करता। मैं का मतलब इकोनॉमिक्स कभी भी अकेले आदमी की बात नहीं करेगा। किसी के पापा 60,000 पर मंथ कमाते हैं तो ये डेटा मेरे लिए डेटा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये एक आदमी का डेटा है। जब मैं बात करता हूं प्लूरल नाउन की स्टैटिक्स के मामले में, तो मैं ऐसे बात करूंगा कि हमारे यहां पर जो मिस्टर ए हैं वो 50,000 रुपीज कमाते हैं, मिस्टर बी जो हैं वो 60,000 रुपीज कमाते हैं, मिस्टर सी जो हैं 70,000 पर मंथ कमाते हैं, मिस्टर डी जो है 65,000 कमाते हैं, मिस्टर ई जो हैं 50,000 पर मंथ कमाते हैं। अब ऐसी हालत में ये अपने आप में एक डाटा है, ठीक है, क्योंकि अब मैं एज ए होल सोसाइटी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? सोसाइटी की। सोसाइटी। हाँ जी। तो जब मैं ऐसे बात करता हूं तो ये अपने आप में डेटा है, और ये अपने आप में, चूंकि मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूं तो अपने आप में वो क्या है? प्लूरल नाउन। वो अपने आप में एक प्लूरल नाउन है। और अगर मैं इन सबका टोटल करके 5 से भाग कर दूं तो क्या आंसर आएगा, जरा बताना। कितना आया? अभी तो इतना देर लग रहा है। 60,000 आएगा। 60,000 आ गया। तो ये जो 60,000 है, ठीक है, इसे हम कहेंगे दिस इज व्हाट, दिस इज क्या है? ये है एवरेज सैलरी। क्या है? एवरेज सैलरी। तो दिस इज एवरेज सैलरी। तो दिस सिंगल फिगर, ये जो सिंगल फिगर है ये है, दिस सिंगल फिगर इज स्टैटिस्टिक्स। हाँ जी, ये स्टैटिस्टिक्स है। समझ में आ गया? तो मैं कह सकता हूं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स है सेट ऑफ नंबर्स, पर अपने आप में एक नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर मैं 4 बोलूं तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, पर अगर बहुत सारे हैं और मैं उन्हें ग्रुप में बोल रहा हूं तो वो स्टैटिस्टिक्स है, या मैं कह सकता हूं एवरेज।
एवरेज अपने आप में क्या है? स्टैट्स है। ठीक है, कोई भी घटना है उसको उसका औसत यानी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, दिस इज कॉल्ड स्टैट्स। इसको हम स्टैट्स बोलेंगे। समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर हुआ इतना? ये मैंने प्लूरल नाउन की बात में बोला। किसमें बात कर बोला? प्लूरल नाउन। प्लूरल हाँ जी। और जो सिंगुलर नाउन होता है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है, सिंगुलर नाउन का मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा। जो डेटा मैं कलेक्ट करता हूं वो अपने आप में सिंगुलर नाउन है। क्यों है ये भी बताऊंगा अभी मैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ये अपने आप में है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ये स्टेप आपको याद करने पड़ेंगे, थ्योरी में एज इट इज लिख कर आना पड़ेगा, और फिर एनालाइज करके फिर उसका जो मैं इंटरप्रिटेशन करता हूं। और उसके बेस पर जो मैं भविष्यवाणी करता हूं, जैसे कि भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी ये है कि इंडिया का जीडीपी गिर गया है, ये आजकल पढ़ा होगा आपने। भविष्यवाणी क्या है? अगले 4 महीने मंदी के रहेंगे। तो सिंगुलर नाउन क्या है? सिंगुलर नाउन ये है जब मैं इन सबको, जब ये काम करता हूं और इसके बेस पर जब मैं रिजल्ट निकालता हूं, ये क्या था? ये सिंगुलर नाउन था, क्योंकि मैंने डेटा कलेक्ट करे थे। फिर मैंने क्या करा? उन्हें क्लासिफाई करा। क्या करा? क्लासिफायर। फिर उसके बाद मैं उन्हें प्रेजेंट करा। फिर उसके बाद जो एनालिसिस मैंने उसका निकाला और इंटरप्रिटेशन करा, लोगों को तक पहुंचाया। ठीक है? तो ये जो हम काम करते हैं, ये अपने आप में जो ये काम किया जाता है, इसको कहा जाता है क्या? उतार लिया या आपने? ये स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? नो सर, एक मिनट। अरे 1 मिनट। यस सर। ले लिया। यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम, ये जो स्टैट्स है, ये हमारे को हमारी सोसाइटी में हेल्प करता है। ये हमको क्या करेगा? हेल्प करेगा। अब हमें समझने की बात है, प्रथम जी भैया मत कर, सॉरी गलती हो गई। हाँ, अब हम समझाएंगे आपको कि एक कलेक्शन ऑफ डेटा जो है, इस स्टेप को सीखें आज। कलेक्शन ऑफ डेटा। देखो, डाटा कहां से कलेक्ट करते हो आप अपने बिजनेस का डेटा कहां से कलेक्ट करेंगे कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है? आप कंट्री के बारे में कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे कि हमारे देश के व्यापारी कितना कमा रहे हैं? आप कैसे कलेक्ट करेंगे? ठीक है, कोई भी कलेक्शन आपको कैसे मालूम चलेगा? कोविड की बात करते हैं कि हमारे दिल्ली राज्य में, अगर तुम दिल्ली के सीएम बन जाते हो, तो तुम सोचो, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जगह तुम पोस्ट हो गए हो, तुम कैसे सोचोगे कि मेरे दिल्ली में कितने कोविड पेशेंट हैं, मेरे दिल्ली में कितने हॉस्पिटल्स हैं, मेरे दिल्ली में जितने कोविड पेशेंट हैं, क्या उनको मैं दिल्ली के हॉस्पिटल्स में रख पाऊंगा? क्या मेरे पास उतने डॉक्टर्स हैं? क्या मेरे पास उतने रूम्स हैं? क्या मेरे पास उतनी सप्लाई है उन्हें? क्या मेरे पास इतने मेडिसिन हैं? क्या मेरे पास इतने इक्विपमेंट है? डॉक्टर। क्या क्या मेरे पास ऑपरेशन थिएटर उतने हैं? और मेरे पास डॉक्टर्स भी 3 शिफ्ट में चाहिए, क्योंकि पेशेंट आएगा तो 24 घंटे रहेगा, और पेशेंट चूंकि कोविड पेशेंट है तो उसको जो है डिस्टेंस मैटर भी है। ये नहीं कि एक ही बेड पर 3 रख दूंगा मैं, सबको मुझे दूरी भी बनानी है। तो दिस आर कलेक्शन ऑफ डाटा। आपकी ये सारी प्रॉब्लम की शुरुआत, सॉल्यूशन की शुरुआत आपके कलेक्शन ऑफ डेटा से होगी। तो डेटा कहां से कलेक्ट करोगे बताओ? देखो, उसके दो सोर्सेस हैं।
इंटरनल डेटा आगा आपके पास होएगा, ठीक है, और एक्सटर्नल डाटा होगा। इंटरनल डाटा कैसे होगा देखो मैं बताता हूं। इंटरनल डाटा ये होगा कि जितने भी आपके पास अपने रिकॉर्ड्स हैं, आप उन रिकॉर्ड से पता लगाओगे कि जितने भी हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स आए थे वो आते हैं तो कितने दिनों बाद चले जाते हैं। और नॉर्मली देखो कुछ लोग तो अपने आप ही जाकर हॉस्पिटल पे खड़े हो जाते हैं ना, हाँ मैं बीमार हूं मेरा इलाज करो। तो ये क्या है? इंटरनल डाटा। हॉस्पिटल से आप डाटा मांगेंगे कि बताओ भाई तुम्हारे पास जो ओपीडी है या इमरजेंसी है वहां पे कितने लोग आ रहे हैं, कल कितने लोग आए थे, परसों कितने आए थे, उससे पहले कितने दिन आए थे। तो ये हो गया आपका इंटरनल डाटा। एक्सटर्नल डाटा कैसे मालूम करेंगे? एक्सटर्नल डाटा आप ऐसे मालूम करेंगे कि आप हर कॉलोनी पर कैसे निगाह मार सकते हैं। आप हर कॉलोनी पर ऐसे निगाह मारेंगे कि आपने हर कॉलोनी में एक एमएलए चुन रखा है, आपने हर कॉलोनी में एक एमएलए के नीचे 4-4, 5-5 काउंसलर चुने हुए हैं, ठीक है, हाँ जी। और फिर ऐसी हालत में आप उनसे कहेंगे कि भाई आपके अपने अपने जोन में जितने भी कोविड पेशेंट हैं उनकी लिस्ट बना कर दो, और मुझे ये बताओ कि कल कितने पेशेंट आपके एरिया में थे, परसों कितने थे, तरसों कितने थे, उससे पहले कितने थे। तो आप इस तरीके से इंटरनल डाटा आपके अपने रिकॉर्ड्स में मिल जाता है। एक्सटर्नल डाटा आपको बाहर से एक्वायर करना पड़ता है। मेरे पास जो स्टूडेंट 11th क्लास में थे वो मेरे पास 12th में पढ़ने आएंगे, दिस इज माई इंटरनल डाटा। एक्सटर्नल डाटा, मेरे एरिया में कितने बच्चे ऐसे हैं जो 11th पास आउट हैं, और वो इतने कितने बच्चे मेरे पास बाहर हैं, वो मेरा एक्सटर्नल डाटा है। जो मेरी फाइलों के अंदर है वो मेरा इंटरनल डाटा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हो या गए? यस सर। इंटरनल डाटा और एक्सटर्नल डाटे में समझ में आया? तो इंटरनल डाटा तो है ही। अब एक्सटर्नल डाटा जो है वो दो तरीके का हो जाएगा। एक वो जो स्टार्टिंग है जिसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं, और एक जो बाद में आएगा हमारे पास वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी डाटा जो होता है वो कैसे कलेक्ट करते हैं आइए हम बात करते हैं। आप खुद जाएंगे, आप अपने आदमियों को भेजेंगे कॉलोनी में, वो लोग खुद मिलेंगे लोगों से जाकर, और जाकर मिलेंगे तो उनको वहां से वो डाटा मिलता है। तो जब जिससे आपको डाटा चाहिए, जब आप पर्सनल लेवल पर जाते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है? अखबारों से लेना, ये सेकेंडरी डाटा है। वेबसाइटों से लेना, फेसबुक से लेना, ये क्या है? सेकेंडरी डाटा है। समझ में आया नहीं आया? तो प्राइमरी डाटा कहां कहां से आ सकता है जरा बात करते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से, इसके अलावा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से, यानी आप गए नहीं लेकिन आपने ओरल यानी मुंह जुबानी इन्वेस्टिगेशन करी है। कैसे करी है? आप गए पब्लिक में, देखो मेरी बात सुनो, आप पब्लिक में गए और जाकर आपने पूछा, तो वहां पर लोग बता रहे हैं हाँ जी हमारी गली में 4 कोविड पेशेंट हैं। तो क्या ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? ये इनडायरेक्ट है लेकिन प्राइमरी डाटा है, क्योंकि आपने खुद जाकर कलेक्ट करा है। आप एक फैमिली में नॉक करते हैं और उस फैमिली के अंदर कोविड पेशेंट है, ये कौन सा है? ये है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये क्या है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। हाँ, तो जब डायरेक्ट जाकर आप डाटा लेते हैं तो वो हो गया आपका डायरेक्ट। आपको मालूम करना है आपके एरिया में फैक्ट्री कितनी है। आप क्या करते हैं? एक एक मकान में घुस घुस कर चेक करते हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्या है ये? आपने उस गली में खड़े होकर लोगों से पूछ लिया भाई इस गली में कितनी फैक्ट्रियां होंगी, तो सबने अपना अपना अंदाजा बोलेंगे, सर लगभग 10 तो होंगी। तो दिस इज कॉल्ड तो डायरेक्ट है, तो प्राइमरी, लेकिन ये क्या है? इनडायरेक्ट ओरल, क्योंकि आपको नहीं मालूम उनके सोर्स, लेकिन आपने खुद जाकर भी पता करे हैं।
तो आपने एक औसत ले लिया, जो भी लोग बता रहे थे उसका एक औसत ले लिया। ठीक है सर। ठीक है, इसके अलावा आप लेटर भी डाल सकते हैं। आपने क्या करा, सब मकानों में लेटर डाल दिए कि भाई अगर आप फैक्ट्री चलाते हो तो आप मुझे बताओ। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये कैसे मालूम करा आपने, ये तो ऑरल मालूम करा था, ये कैसे मालूम करा, फॉर्मेट, इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार द्वारा। ठीक है ना। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक आपने क्या बना दिया, एक क्वेश्चनर बना दिया। क्वेश्चनर का मतलब क्या होता है, जिसमें क्वेश्चंस हैं और आपने लोगों के पास भेज दिए। अब क्वेश्चनर क्या, आपके पास आया, आपके घर में बैठे, वो आपके न्यूज़पेपर में निकल कर आता है। वो उसमें क्या निकल कर आता है, कृपया इस फॉर्म को भर के सरकारी जगह पर जाकर जमा करा दें, या सरकारी जगह पर जो है पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दें, या सरकार पर पोस्ट कर दें। अब उसमें क्या लिखा हुआ है, आपका क्या नाम है, आपके पास ऐसे कई पर्चे रखे भी होंगे, आपके घर में कितने सदस्य हैं, आपके घर में कितने पंखे हैं, आपके घर में कितने बल्ब हैं, आपके घर में कितने एसी हैं, आपके घर में कितने टीवी हैं, आपके घर में कितने कार हैं, आप क्या पिछले 2 साल में विदेश यात्रा पर गए हैं, आप क्या जो है आपके घर में 15 साल से कितने छोटे बच्चे हैं, आपकी मंथली इनकम इनमें से कौन कौन से ग्रुप में आती है। पहला ग्रुप है 1 लाख से कम, दूसरा ग्रुप है 1 लाख से 2 लाख के बीच में, तीसरा ग्रुप है 2 लाख से ऊपर, 4 लाख से 5 लाख, 5 लाख से ऊपर। इस तरह से अलग अलग ग्रुप बना दिए। आपका मकान क्या है, कच्चा है या पक्का है। अगर आपका मकान पक्का है तो कितने मंजिल का है, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल। क्या आपको किराए से इनकम प्राप्त होती है। तो ये सब ये ऐसे फॉर्म आपने अपनी जिंदगी में देखे होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये क्या है फॉर्म, ये भी प्राइमरी डाटा है। क्या है ये, प्राइमरी डाटा। हाँ जी। तो ये भी आपने डायरेक्ट लोगों से फॉर्म भरवा कर पता करा है। तो इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चनर मेथड। क्या बोलते हैं, क्वेश्चनर मेथड। यहां पर एक क्वेश्चन आंसर टाइप आपने कुछ बना दिया। पॉइंट क्लियर हो गया। यस सर। मैं आ रहा हूं सेकेंडरी डाटा पर। जो सेकेंडरी डाटा होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है पब्लिश्ड, एक होता है अनपब्लिश्ड। एक वो जो छपा हुआ है, एक जो है नहीं छपा है। ठीक है भाई, आप ये समझो, बहुत से लोग अपने दुख को लेकर थाने में रिपोर्ट कराते हैं ना क्या, लेकिन क्या हर पीड़ित थाने में जाकर रिपोर्ट कराता है, नहीं कराता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें तो मीडिया में हमें मिल जाती हैं, और बहुत सारी चीजें जो मीडिया में मिलती नहीं है, दबी रह जाती हैं, पता ही नहीं लगता है। तो जो अनपब्लिश्ड है उसके बारे में तो हमें खुद मालूम ही नहीं है, वो सेकेंडरी डाटा है जो हम कभी मालूम ही नहीं कर पाए हैं। पर जो पब्लिश्ड है हम वो मालूम कर पाए हैं। वो कहां से मालूम चलेगा बताओ आपको। नंबर 1, इंटरनेशनल पब्लिकेशन से। कहां से पता लगेगा, अरे हो या गए, मेरी बात ध्यान से सुनो, बोलूं। कश्मीर में धारा 370 हटी, कश्मीर में धारा 370 हटी, और वहां पे अब लोगों का जीवन कैसा है, सारी दुनिया बेचैन हो गई है जानने के लिए। तो कलेक्शन ऑफ डाटा करना था सारी दुनिया को। तो अब ऐसी हालत में 2 डाटा आएंगे, एक आएगा इंटरनल डाटा, एक आएगा एक्सटर्नल डाटा। इंटरनल डाटा क्या है, अगर उनके आदमी खुद कश्मीर में रहते हैं तो उन्हीं से पूछ लेंगे वो, और अगर उनके अपने आदमी नहीं रहते हैं तो एक्सटर्नल डाटा कैसे आएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो खुद अपने आदमी भेजेंगे कश्मीर, जो जाकर बात करेंगे। जैसे राहुल गांधी बोला मैं जाकर बात करूंगा, मुझे कश्मीर में जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। ठीक है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, हम जो है लोगों से बात लोग मेरे को बताएंगे, लोग मेरे को फोन कर सकते हैं, लोग मेरे को बोल सकते हैं। इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, हम लोगों के घर में चिट्ठियां डालेंगे, लोग बताएंगे धारा 370 हटने के बाद उनकी जिंदगी कैसी हो रही है। मैं क्वेश्चनर बनाऊंगा और लोग उस क्वेश्चन को भर के भेजेंगे। मेरी बातें समझ आ रही है बेटा। यस सर। मैं आ रहा हूं यहां पर सेकेंडरी डाटा पर आ रहा हूं। देखो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, मैं किताबी ज्ञान नहीं बताता।
सेकेंडरी डाटा पर आता हूं। सेकेंडरी डाटा में पब्लिश्ड में क्या होगा, देखो जरा पब्लिश्ड में क्या होगा। पब्लिश्ड में ये होगा, सारी दुनिया बेचैन है तो उन्होंने क्या करा, इंटरनेशनल पब्लिकेशन से लिया। इंटरनेशनल पब्लिकेशन कहां से आएगा, इंटरनेशनल पब्लिकेशन आएगा कि बहुत सारे कश्मीरियों ने अपना डाटा अलग अलग इंटरनेशनल किताबों को दिया। उन्होंने अपनी वीडियो बनाई, हाय हम पर जुल्म हो रहा है, हाय हमारे पर जो इंडियन फौज है वो जुल्म कर रही है, हाय हमारा इंटरनेट बंद हो गया है, हाय हमारी फोन सेवाएं बंद हो गई हैं। और उन्होंने ये सूचनाएं या तो पत्र के द्वारा इंटरनेशनल मीडिया को दी या वीडियो के द्वारा इंटरनेशनल मीडिया को दी, और वो वहां छप गई। छप कहां गई, किताबों में छप गई या उनकी वेबसाइटों पर आ गई या उनके यूट्यूब अकाउंट पर आ गई। तो ये है इंटरनेशनल पब्लिकेशन। तो हमें वहां से पता लगता है ये सेकेंडरी डाटा है। ये क्या है, सेकेंडरी डाटा। इसके अलावा भारत सरकार ने अपना गवर्नमेंट पब्लिकेशन भी निकाला। गवर्नमेंट ने अपना छापा खुद, और गवर्नमेंट की वेबसाइट पर लिखा कि नहीं, हमारे पास टोटल मिलाकर हमने जो इंटरनेट बंद कर दिया है, टोटल मिला के 10 लाख कश्मीरी हैं, 10 लाख कश्मीरियों को रोज इतना खाना बांटा जा रहा है, या दिल्ली में इतने लोगों को हम इतना खाना डेली बांट रहे हैं, इतने लोगों के लिए हम खाना बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट पब्लिकेशन। दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट के अलावा हर जगह पर प्राइवेट लोग भी होते हैं, जिसे बोलते हैं एनजीओ। क्या बोलते हैं, एनजीओ। तो वो जो होते हैं वो लोग भी अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, वो लोग भी अपनी छापते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, यूट्यूब अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक बनाते हैं। तो वो हो गया सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस। क्या हो गया, सेमी ऑफिशियल। और कुछ लोग इसकी रिपोर्ट्स बना बनाकर बेचते हैं। कुछ लोगों का धंधा ये होता है, वो लोग डाटा एजेंसी होती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, कमेटी रिपोर्ट्स। मतलब कमेटी बना रखी है, भारत सरकार ने बना रखी है, या भारत सरकार ने बना दी, रिफ्यूजियों के लिए बना दी, तो कमेटी रिपोर्ट हो गई, उसने जो डाटा दिया। और इसके अलावा प्राइवेट जो मैं अभी बता रहा था, जो मैंने बोल दिया था, वो अब यहां पर पूरा कर रहा हूं, प्राइवेट पब्लिकेशन। ये हमारा टोटल मिलाकर कलेक्शन ऑफ डाटा का प्रोसीजर है कि हम डाटा जो कलेक्ट करते हैं वो कैसे कलेक्ट करते हैं, कहां कहां से कलेक्ट किया जाता है, और उसमें से क्या हमारा प्राइमरी है, क्या हमारा सेकेंडरी है। दिस इज द सिंगुलर नाउन का मेरा कलेक्शन ऑफ डाटा का चार्ट खत्म होता है, जिसे आप समझ पाए। समझे जी कुछ बात? हेलो, ये पेपर में आएगा क्वेश्चन कलेक्शन ऑफ डाटा का। कलेक्शन ऑफ डाटा सामने देखो, जो कलेक्शन ऑफ डाटा है उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को हम ऑर्गेनाइज कैसे करें हम लोग। तो हमारे को जो डाटा मिलता है कलेक्शन डाटा में, जो कलेक्शन डाटा में पिछले वाले चार्ट से जो डाटा आया है उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा। ये क्या है, कच्चा डाटा। क्या आया है, कच्चा डाटा। कच्चा डाटा आया है। तो अब इस डाटा को हमें ऑर्गेनाइज करना है। क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, इसके मेथड बता रहा हूं, और ये आपने पढ़े हुए 10th क्लास में। पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज। क्या है, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज। और दूसरी सीरीज होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो इंडिविजुअल सीरीज होती है इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर में और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। अभी बनाकर दिखाता हूं। और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कई तरीके का होता है। एक होता है डिस्क्रीट सीरीज और एक होता है क्लास इंटरवल। आपने ये सब 10th में किया है छोटा मोटा।
और क्लास इंटरवल दो तरीके का होता है, एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव। अब मैं आपको इन सब की चीजों के बारे में समझाने जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे कल समझा दीजिएगा। चलो ठीक है, मैं कल समझा दूंगा, डोंट वरी। आज यहीं पर खत्म, क्योंकि मैं खत्म कर रहा हूँ बेटा, डोंट वरी, मैं खत्म कर रहा हूँ। हो गया बेटा, सबने कॉपी कर लिया? यस सर। तो मैं अब इस सेशन को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। बस हम देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, जरा हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आज के सेशन में आपको क्या पढ़ाया? सबसे पहले मैंने आपको आज के सेशन में जो पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था, आपको ये दिखाया था मैंने, ठीक है ना? आपको दिखाया कि क्या आपका सिलेबस है और जो अभी भारत सरकार ने रिडक्शन करने के बाद आप लोगों के लिए क्या डिसाइड करा है, ये आपको बताया मैंने, ठीक है? और इसे थोड़ा बहुत समझाया। और इसमें से मैंने जो पकड़ा है पढ़ाने के लिए, वो क्या पकड़ा है? पार्ट ए। पार्ट ए में मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी अभी यूनिट 1 में से थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है, मीनिंग के बारे में बताया है। अभी स्कोप, फंक्शन थोड़ा सा और अभी आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। और उसके बाद यूनिट 2 में क्या पकड़ लिया मैंने इस समय? कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा का मैंने थ्योरेटिकल चीजें खत्म करी हैं। मैंने क्या क्या खत्म करा है जरा बताइए? प्राइमरी, सेकेंडरी, ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना? इसके अलावा जो है सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा बताया मैंने अभी अभी आपको। क्या अभी क्या रह गया है? सेंसस ऑफ इंडिया और नेशनल सैंपल सर्वे रह गया है, जो आने वाले समय में मैं बोर करूंगा फिर कभी आगे जाके, कभी थ्योरी में। इतनी सारी थ्योरी एक साथ पढ़ा दूंगा तो दिक्कत हो जाती है। फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिकल पोर्शन पर आया, और प्रैक्टिकल पोर्शन पर मैंने क्या स्टार्ट किया है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ये प्रैक्टिकल पोर्शन है, जी हाँ। एक्चुअली अब ये प्रैक्टिकल शुरू होने वाला था, जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे, मेन मोड वगैरह, उसी की शुरुआत होनी थी, जो अब हम कल करेंगे, ठीक है? ओके सर। तो ये हमने अभी अभी करा, और बाकी आपको मालूम ही है कि आपने साथ में अभी ये सब अभी अभी हमने किया था। हमने क्या पढ़ा था? हमने इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया था, इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस क्या है, और वांट्स कैसी होती हैं, और रिसोर्सेज क्या होते हैं। और रिसोर्सेज जो हमारे को दो तरीके की प्रॉब्लम देते हैं, एक तो वो लिमिटेड हैं, एक तो क्या है वो लिमिटेड हैं, दूसरे क्या है उनके अल्टरनेटिव यूज हैं। तो इसीलिए हमें क्या बनाना पड़ता है? चॉइस बनानी पड़ती है उनके बीच में, और वो हमें चॉइस होती है कि हम कैसे उनको यूज करें, हाउ, ठीक है ना, वी कैन use it because they have alternative uses but the wants are unlimited। तो जब मुझे, सुनो मेरे पास, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, क्या तुम 1000 रुपए खर्च कर सकते हो? नो सर। दिस इज द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यही है कि दुनिया चाहती है, सोसाइटी चाहती है 1000 रुपीज, लेकिन राजा के पास 100 ही रुपए हैं। तो वो 100 रुपए को इफेक्टिवली 1000 रुपए में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे कि 1000 रुपए तो नहीं हो पाएंगे वो, लेकिन लोगों को ज्यादा मैक्सिमम लेवल तक सेटिस्फाई कर सके। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। ये अभी हमने बात करी। फिर हमने एक पिताजी की बात करी कि एक पिताजी जो है 30,000 पर मंथ लाते हैं, पर उनके घर में, फैमिली में तो अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो कैसे वो करेंगे? यही इकोनॉमिक्स की समस्या है, यही एक पिता की समस्या होती है, देश के लिए भी यही एक समस्या है। तो व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हाउ वी कैन पुट यूज आवर लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स। और ये हर सोसाइटी की समस्या है, और हर सोसाइटी की समस्या है कि इस पैसे से मुझे क्या पैदा करना है। एक पिता की समस्या है, इस पैसे से मुझे क्या खरीदना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, टेक्नोलॉजी वाली समस्या है। पिता की समस्या है कि खरीदूं तो कितना खरीदूं, कितना कितना खरीदूं, क्योंकि खरीदने के लिए एक चीज नहीं है, मेरे को अनेक चीजें हैं। और फिर है व्हेन टू प्रोड्यूस, कब पैदा करना है। पिता के लिए समस्या है अभी खरीदूं, कल खरीदूं, परसों खरीदूं। तो दीज आर कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम। फिर हमने बात करी स्टैटिक्स, दो तरीके से होती है स्टैटिक्स की बात करते हैं, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब है कि जब डेटा को हम एवरेज लेवल पर बात करते हैं, सेट ऑफ नंबर पे बात करते हैं, एवरेज पे बात करते हैं, एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स पे बात करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक्स, ठीक है? ये जो स्टैटिक्स है, ठीक है, ये सिंगल फिगर जरूर है, लेकिन ये स्टैटिक्स है क्योंकि ये प्लूरल है, क्योंकि ये बहुत सारे जो इंडिविजुअल डेटा है उसका कलेक्शन है, और उसका क्या है? एग्रीगेशन है। उसका क्या है?
एग्रीगेशन है। अब सिंगुलर नाउन क्या है? सिंगुलर नाउन मैंने आपको बताया कि कलेक्शन को, क्लासिफिकेशन को, प्रेजेंटेशन को, एनालिसिस को, इंटरप्रिटेशन को सिंगुलर नाउन कहते हैं, और उसके बेस पर भविष्यवाणी करना, फोरकास्टिंग करना, उसको हम सिंगुलर नाउन समझते हैं। फिर कैसे कलेक्शन करते हैं ये बताया कि इंटरनल डाटा तो हमें अपने आप अपने रिसोर्सेज से पता लग जाता है। मेरे घर का इंटरनल डाटा मुझे मालूम होता है, मेरे ठीक है, मेरे ऑफिस की फाइलों में होता है। और एक्सटर्नल डाटा के दो सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जब हम खुद पब्लिक में घुसकर डाटा निकाल कर लाते हैं, जैसे रिपोर्टर जाते हैं माइक लेकर पब्लिक के अंदर बात करने, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा जब रिपोर्टर टीवी पर देखता है और वो कहता है देखो अखबार में ये छपा है, तो वो बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है? सेकेंडरी डाटा के बारे में बात कर रहा है। और पब्लिश डाटा के बारे में बात कर, वो क्या कह रहा है? देखो बीबीसी ने छापा, तो किसके बारे में बात कर रहा है? इंटरनेशनल पब्लिकेशन के बारे में। देखो भारत सरकार ने खुद इशू करा है, तो वो किसके बारे में बात कर रहा है? गवर्नमेंट पब्लिकेशन के बारे में बात कर रहा है। देखो फलाने ऑफिस की ये रिपोर्ट है, तो किसके बारे में बात कर रहा है? सेमी ऑफिशियल के बारे में बात कर रहा है। देखो कमेटी बनी थी, कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, तो कमेटी रिपोर्ट की बात कर रहा है। प्राइवेट एनजीओ, जो भारत में जितनी भी एनजीओ हैं उनके अपने आंकड़े होते हैं, ये एनजीओ का डाटा होता है। अनपब्लिश्ड किसी को पता नहीं लगता, तो हमें उसके बारे में बात नहीं करनी है, ना ही हम उसे स्टैट्स में शामिल करते हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है, रिसोर्सफुल नहीं है, वो गलत भी हो सकते हैं इसलिए। तो इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा पे बात करी हमने, ये हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? हो या गए? हो या गए? पिंकी जी, पिंकी बेटा आज तुमने सारा सेशन लिया? यस सर। सारा सेशन लिया ना इकोनॉमिक्स का? हाँ सर। समझ में तो आया? यस सर। छोटा सा रजिस्टर बना लेना और जो पेज बाय पेज है बस वो लिखते रहना, ठीक है ना? ओके सर। जी रुद्र, हो क्या? यस सर हूँ। आप थे पूरे सेशन में? हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर, मैं सुनाई दे रहा हूँ? हाँ जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है जी। तो ठीक है, अब इसके बाद प्रथम। यस सर। बढ़िया, यस सर। कंफर्टेबल लगाया? यस सर। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट होता है, तुम्हें मालूम है, लेकिन उसे इंटरेस्टिंग बनाकर पेश करना कि बच्चों को उसे ऐसा लगे कि नहीं भैया ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो मेरी लाइफ में ही है। जैसे मैं अकाउंटेंसी तुम्हारी लाइफ में दिखा देता हूँ अकाउंट्स पढ़ाते समय, ऐसे इकोनॉमिक्स भी मैं तुमको लाइफ में दिखा देता हूँ। इकोनॉमिक्स हमारी लाइफ में ही है, हमारे आसपास ही है। बिना इकोनॉमिक्स के कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि एक राजा का फर्ज है कि वो लोगों का देखभाल करे, इसके लिए उसे इकोनॉमिक्स में स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर आप कल को आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी होगी, तो आप जिस भी टाउन में जाएंगे, जिस भी सिटी में जाएंगे, आप वहां सुख चैन तभी ला पाएंगे जब आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक्स आते होंगे। और अगर आप अपनी कंपनी के लीडर हैं, तो आप अपनी कंपनी का खुशहाली तभी ला पाएंगे जब आपको इकोनॉमिक्स आती होगी, क्योंकि आपको आर्ट आ जाएगा। किस चीज का आर्ट? हाउ वी कैन यूज आवर लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स। क्या किस तरीके का आर्ट आ जाएगा? हाउ वी कैन यूज, बोलते नहीं हो, Our limited resources सेटिस्फाई satisfy आवर अनलिमिटेड वांट्स। our unlimited wants. समझ में आ गया नहीं आ गया? भाई आपके पापा मंथली आपको 1000 रुपीज देते हैं, पर आपका तो गुजारा 1000 में चलता नहीं है, तो ये आपका डिसीजन है, दिस इज योर डिसीजन मेकिंग, कि आप अपनी अनलिमिटेड चाहतों को उस 1000 रुपए में कैसे पूरा करेंगे। आपको किस चीज को कितना पूरा करना है, किस चीज को छोड़ना है। समझ में आ रही है? दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। कल हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में बात करेंगे, और कल हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज बनाकर देखेंगे, डिस्क्रीट सीरीज बनाकर देखेंगे, इंक्लूसिव सीरीज बनाकर देखेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज बनाकर देखेंगे। तो एक डाटा लेकर आऊंगा मैं सोसाइटी से, उस डाटा को हम इस तरीके से बार बार बदलेंगे और कलेक्शन करके दिखाएंगे। कल का ये पीरियड रहेगा, ठीक है? चलिए अब मैं फिनिश करता हूं। आप सब आए टाइम पर, पूरा पीरियड दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं बेटा। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा, ऑल द बेस्ट।